द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, और नजर डालेंगे क्या कुछ रहा आज खास जम्मू कश्मीर में और चर्चा करेंगे आज की खास खबरों पर। तो चलिए पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें, पहले भी जानकारी हमने आपको दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और नए साल के चलते दूसरा दौरा। पर कश्मीर की अगर बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला दौरा ये देखने को मिलेगा। तैयारियां काफी जोरों शोरों से देखने को मिल पा रही है। सर, अगर इस दौरे की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है? अर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होगी क्योंकि हमने देखा कि जम्मू भी जब प्रधानमंत्री आए तो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की जो है वो शुरुआत हुई। वहीं जो इस बार की विजिट है प्राइम मिनिस्टर की श्रीनगर की, वो फोकस्ड है यूथ को लेकर जी। और जिस किस्म की अभी तक जो पुष्टि हुई है जिन चीज़ों की कि वो SKICC में एक मीटिंग करेंगे, उसमें भी ज़्यादातर फोकस जो है जो क्राउड होगा वो यूथ होगा, यंग लोग होंगे। दूसरा, 2019 के बाद जो उनका ये दौरा है, पहला दौरा है, लोकसभा के चुनाव भी जो है वो होने जा रहे हैं, उससे पहले भी ये जो दौरा है। और तीसरी बात ये है कि ये खबर जो है वो न्यूज़ नाउ ने ही ब्रेक की थी, लोकल लीडरशिप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वो तैयारियों में जुट चुकी है जी। और हमारे जो संवाददाता है वजाहत, वो कल आज बीजेपी ऑफिस भी गए कश्मीर में और वहाँ पे अच्छी खासी गहमागहमी भी दिखी। और उसके बाद उन्होंने सुरिंदर अंबरदार जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के, उनसे बात भी की और उन्होंने दौरे के बारे में जो कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री के जो इन्फ्लुएंस है सारे ग्लोबल विश्व में, सारी दुनिया में, उसका असर इतना कश्मीर में है कि आज यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी चुपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमको भी NDA में ले लीजिए। कश्मीर में एक जो फिनोमिनल चेंज हुआ है, उस फिनोमिनल चेंज को कश्मीर को और ग्लोरीफाई करें, कश्मीर के युवा को, कश्मीर के महिलाओं को, कश्मीर के गरीब को। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए कि पहाड़ियों को भी ST मिला है और जितने 160 के आसपास जो प्रोग्राम है, और उसके कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर के लगभग हर दिल में बज रहे हैं। तो आगे कश्मीर को और सुंदर कैसे बनाएं, कश्मीर को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनी कैसे बनाएं, कश्मीर को और बाई मुक्त कैसे करें, कश्मीर के युवा को कैसे एम्पावर करें। तो कश्मीर तात्पर्य है, ईगर है अपने प्रधानमंत्री के स्वागत का। तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कश्मीर खुशहाल और हो जाएगा। प्रधानमंत्री, आपने कहा कि 7 तारीख को उनका अनाउंसमेंट है, तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? किस तरह की डेवलपमेंट्स, किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से उस चीज के लिए की जा रही है? देखिए, ये प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम होगा और फिर हमारे पार्टी के बगैर भी जो कश्मीर में जो आम जनता है, तो मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कश्मीर की जनता भी है, ईगर है कि वो अपने प्रधानमंत्री के दर्शन करें। और मुझे लगता है लाखों की संख्या में उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो जो कश्मीर की 3 सीट थी वो NC ने जीती थी। तब से लेकर आज तक अब कितना BJP को स्ट्रांग मान रहे हैं वादी कश्मीर में? जितना आप BJP को स्ट्रांग मान रहे हैं कश्मीर में, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में। शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें जीतेंगी, बाकी अगली बार फिर आगे देखेंगे। तो उसके हवाले से अगर हम श्रीनगर पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा इलेक्शंस की, तो उस चीज के लिए कितनी तैयारी की जा रही है पार्टी वर्कर्स की, लीडर्स की तरफ से? आज हमने 2 इम्पोर्टेंट जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी भी मीटिंग ली थी, एक युवा की भी मीटिंग ली थी। दोनों का कहना है कि युवाओं का कहना है जो 18 से 35 साल तक जो युवा हैं, तो उनका 60% से 70% वोट BJP को जाएगा। और जिस प्रकार से महिलाओं को बेनिफिट्स मिल रहे हैं कश्मीर में, उसमें लग रहा है कि 50% महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को।
इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ और काफी खिलाड़ियों का आना भी यहां पे देखने को मिला, रुझान सैलानियों का देखने को मिला और सचिन तेंदुलकर भी वहां पे पहुंचे थे। और वहीं आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए सचिन तेंदुलकर तारीफ करते नजर आए हैं कश्मीर की वादियों की। सर, कहीं ना कहीं हम अगर देखेंगे आर्टिकल 370 के बाद जो एक बदलाव देखने को मिल पा रहा है, मूवीज की शूटिंग हो रही है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं और इस तरह के जब ट्वीट देखने को मिलेंगे तो क्या लगता है कि देश विदेश में कश्मीर की जो एक धारणा बनाई गई थी कि कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद है, वो धारणा चेंज होगी या नहीं? अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं, ये जो सचिन का ट्रिप था ये फैमिली वेकेशंस पे वो आए थे, उनकी धर्मपत्नी भी साथ थी, बेटी भी साथ थी जी। और सचिन ने अच्छा खासा समय जो है वो कश्मीर में बिताया। और हम यूं कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट जो वर्ग है कश्मीर का उनके साथ वो जुड़े। जी। देखिए, अगर हम शुरुआत से देखें तो सचिन जो है वो पहले हमें दिखे जो बैट इंडस्ट्री है कश्मीर की, उनके साथ जो है वो वहाँ उन्होंने विजिट भी किया, फिर उनके साथ इंटरेक्ट भी किया। जी। उसके बाद हमने देखा कि सचिन जो है वो कश्मीर की सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए भी दिखे। साथ ही साथ हमने देखा कि उन्होंने शिकारा राइड भी की। उसके अलावा वो गुलमर्ग भी गए, वहाँ पे बर्फ़बारी का उन्होंने आनंद भी लिया। फिर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमने देखा कि सचिन उनसे भी मिले। फिर हमने देखा सचिन ने ऑटोग्राफ भी दिए, छोटे छोटे बच्चों को भी दिए। तो आज जो उन्होंने वीडियो शेयर किया है, अपनी विजिट को उन्होंने कंपाइल किया है लगभग 2 मिनट के वीडियो को। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक विन विन पोजीशन है, क्योंकि सचिन जो है उनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं पूरी दुनिया में और सचिन का नाम ही काफ़ी है। और क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन जब किसी चीज़ को प्रमोट करें तो उन्होंने खुलकर इस वीडियो में कश्मीर को प्रमोट किया है, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के लोगों की प्यार और मोहब्बत, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटैलिटी मुझे कश्मीर में मिली, जो कश्मीर के लोगों का अपनापन मिला, इसके लिए जम्मू कश्मीर जो है वो माना जाता है। और जिस बदलाव की आपने बात की कि आतंकवाद के बाद अब बदलाव, ये उसी बदलाव की कड़ी है कि सचिन भी जो है वो अब कश्मीर आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में है वो ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि भारत बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो कश्मीर जाके उन्होंने ये एहसास किया कि सच में भारत बहुत खुश है और उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को दावत दी है कि वो कश्मीर ज़रूर आए। और मुझे लगता है कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की जो है ये जीत है कि सचिन जो है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं टूरिज्म में और वो पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस इनविटेशन का असर जो है वो हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ अगली अपडेट पर भी आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है और जिसके चलते बिल्कुल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सचिव डॉक्टर सैयद अबिद राशिद ने पूरी जनता को पैगाम दिया है, मैसेज दिया है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए दर्शाते हैं। You are aware that the National Immunization Day is going to be celebrated across the country on the 3rd of March 2024, in which we give pulse polio immunization, oral polio vaccine drops to children below the age of 5 years. The Government of Jammu and Kashmir, Department of Health and Medical Education has worked very hard to ensure that this is a grand success all across Jammu and Kashmir. We are going to immunize somewhere around 19 lakh children below the age of 5 years. And for doing this, around about 45,000 healthcare workers across Jammu and Kashmir in some of the most remote geographical terrains will work very hard to ensure that not a single child is left out. To this end, on the 3rd of March, we will have the booth day in which children will be brought to the oral polio vaccination booth, and on the 4th and 5th March we will have the door-to-door campaigns in which any left out children
have to be covered. अगली खबर पर आपको लेकर चले तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले हलचल जो है पार्टीज में देखने को मिल पा रही है और जिक्र करें नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो समझ ही नहीं आ पा रहा कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या रणनीति है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कुछ और कहना था, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का कुछ और कहना था और आज की जो मैं बात कर रही हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जैन का कुछ और ही कहना था। सर समझ ही नहीं पा रहा है कि कहानी क्या है, क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें ये कहते हुए वो नजर आई कि जो इलेक्शन की जो रणनीति है और कश्मीर का जिक्र किया है कि कश्मीर में जिस तरह से जिस सीट्स पे पहले भी इलेक्शन लड़ा था और 2019 का जिक्र किया है, कश्मीर में हम लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे पर जम्मू और लद्दाख की सीट पे अलायंस के साथ जो है दोस्ती देखने को मिलेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए अर्शिया, जहाँ तक रीजनल पार्टीज का सवाल है, जाहिर सी बात है वो अपना फ़ायदा देखेंगे और अभी तक अगर आप लोकसभा चुनाव को थोड़ा करीब से देखेंगे तो किसी भी रीजनल पार्टी ने अभी तक किसी भी कैंडिडेट का नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया। उसकी वजूहत यही है, उसका रीज़न यही है कि हर कोई अपनी विन विन पोजीशन जो है वो देख रहा है। और दूसरा, जहाँ तक अलायंस का सवाल है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जो है वो बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले की एक्टिविटी भी देखेंगे तो पहले वो कह रहे थे कि हम अकेले लड़ेंगे, अब वो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। आज उनका ये कहना है कि इलेक्शन होगा, हम लड़ेंगे लेकिन अलायंस होगा। और उन्होंने जिन 6 सीटों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 3 सीटें तो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, वो कश्मीर की सीटों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो अलायंस होगा वो जम्मू की 2 सीटें और लद्दाख की 1 सीट पर होगा। तो कुल मिलाकर जितना ये इलेक्शंस पास आएंगे उतना ज़्यादा हम सियासत जो है वो देखेंगे। और असल में क्या होगा, मुझे लगता है कि जो ही थोड़ा सा इलेक्शन करीब आएगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, खासकर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना होगा। क्या कुछ कहा इफ्राक ने, आइए सुनते हैं। देखिए, सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात आती है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहली दिन से एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि जम्मू और कश्मीर में जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं उन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी, लेकिन खुद लड़ेगी क्योंकि इंडिया अलायंस का जो मुद्दा और मकसद है वो बीजेपी को बाहर रखना है। और जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त हैं एमपी सीट, उसमें तो बीजेपी आ नहीं सकती। जहाँ तक हमारे नायब सदर ने कहा है, उन्होंने फिर से बार बार ये कहा है कि बातचीत इंडिया अलायंस पे जो हो रही है वो बाकी 3 सीटों पे हो रही है, जम्मू की 2 सीटों पे हो रही है और लद्दाख की 1 सीट पे हो रही है। और उनके साथ ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 1 राउंड ऑफ टॉक्स, जैसे कल भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा 1 राउंड ऑफ टॉक्स उनके साथ हो गया है, 1 राउंड बातचीत उनके साथ हो गई है और उसके बाद इंशाल्लाह अब दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स जो है इंडिया अलायंस के साथ स्टार्ट होगा, जैसे हमारे नायब सदर ने कल ऐलान किया है। जो ही इस पे एक रद्द अमल सामने आएगा, हम ज़रूर मीडिया के सामने ये बात रखेंगे कि कौन से हमारे कैंडिडेट्स होंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। तो गुलाम नबी आज़ाद जो आज डोडा गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी रैली को जो है वो संबोधित किया। ए टीम बी टीम के सवाल अक्सर उनसे पूछे जाते हैं, उनसे भी और अल्ताफ बुखारी से भी, लेकिन उन्होंने ए टीम और बी टीम का क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। हमारी स्टेटहुड, उसके लिए मैंने जो जद्दोजहद की थी, पार्लियामेंट में जब 370 तोड़ा था, सुनी थी किसी ने स्पीच? हाथ खड़े करो। तो उसके बाद मैंने 4-5 और तकरीरें की जो मैं इलेक्शन में भेजूंगा, सुनी नहीं। उसमें जब तक पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से मैंने मिलवाया नहीं स्टेटहुड, तब तक छोड़ा नहीं। वो स्टेटहुड आएगी। बहुत सारी सियासी पार्टियां हम पर इल्जाम लगाती कि हम बीजेपी की बी टीम, लेकिन इल्जाम लगाने वाले ए टीम है। ये मुझसे पूछे, बीजेपी की हुकूमत में, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मंत्री मैं था या कोई और था? कौन था? अब ए टीम कौन हुआ? ये बताइए, मोदी साहब की बीजेपी की
हमारे से कौन 2 चीफ मिनिस्टर थे? अरे भाई मुफ्ती साहब और तो ना मैं उनका एमपी ना उनका मंत्री है। अब मोदी साहब रोए जब हम पार्लियामेंट से नहीं गए, तो अच्छे के लिए कोई रोता है, बेईमान के लिए तो कोई रोता नहीं। ये तो अच्छी बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए जो बीजेपी से मिले हैं वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं वो है ताकि उनकी तरफ किसी को निशानी मिल जाए। तो इसलिए बहुत अफवाहें फैलाएंगे लोग जिनकी दाढ़ी में तिनका हमें 6ठी क्लास में पढ़ाया था। दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, 6ठी में मजहब। तो इसलिए जिनकी दाढ़ी में तिनका होगा, चोर होगा, वो ज्यादा शोर मचाएंगे। मैं कोई शोर मचाने वाला नहीं। मैं सिर्फ इलेक्शन में कहूंगा मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो सियासत की दुनिया काफी ज्यादा हलचल बिल्कुल जम्मू कश्मीर से देखने को मिल पा रही है और सजाद गनी लोन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस तो लगातार आपको पहले ही हमने अपडेट दिया था कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला से संसदीय चुनाव में वह खड़े होंगे और उनका चेहरा देखने को मिलेगा। पर आज जब मीडिया कर्मियों द्वारा बातचीत की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, तो वह कुछ इस तरह से कहते नजर आए। उनका सर ये कहना था कि अब जनता ही चुनेगी कि जनता क्या चाहती है और जनता की बात जो है वो बिल्कुल स्पष्टीकरण जो है वो देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है? अच्छा, ठीक कहा उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जो है वो पहली बार मौका मिल रहा है लोगों को वोट डालने का, बल्कि अगर हम देखें तो इससे ज्यादा वक्त हो गया है जी। जमहूरियत जम्मू कश्मीर में रही नहीं, और खासकर हम इलेक्शंस की बात करें तो पिछले कई अरसे से जो है वो इलेक्शंस की डिमांड जो है वो लगातार हुई, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि लोग ही फैसला करेंगे और हम कैंडिडेट तो हैं, लेकिन हार और जीत का फैसला जो है वो लोगों का रहेगा। और ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है जी। कि चाहे रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो, हार जीत का फैसला जो है वो लोग ही करते हैं। और ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास जाएंगे, ये तो रिवायत रही है, लेकिन किसका मैनिफेस्टो और किसका ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को इम्प्रेस करता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए इसी के साथ सजाद गनी लोन का क्या कहना था, आइए दर्शाते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन होने हैं, इसमें क्या देखना है। बस हमने परसों हमारी पार्टी ने, इमरान साहब ने, सीनियर जनरल सेक्रेटरी हमारे, उनने परसों बता दिया कि मैं लड़ूंगा नॉर्थ कश्मीर से, और बाकी का भी पार्टी ने जो कश्मीर में 2 सीटें हैं उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। वो आने वाला वक्त बताएगा। अब तो लोगों के कोर्ट में है ना, लेट अस लीव इट टू पीपल, दे विल डिसाइड नाउ। सियासतदान तो हर एक, चाहे मैं हूँ, बाकी बयानबाजी करेंगे। अब तो बहरहाल आज शुक्र है अल्लाह का कि 5 साल बाद या इतना जो हुआ 2019 के बाद कि अब फाइनली लोगों को भी एक वोट डालने का एक जो है मौका मिल रहा है। तो अब तो लोग तय करेंगे कौन आगे है कौन पीछे है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कौन सी चेहरे होंगी? अभी हमने परसों, आप हमारा बयान पढ़िए, हमने उसमें इन डिटेल बताया हुआ है कि फ़िलहाल नॉर्थ कश्मीर से हमने तय किया है। पार्टी ने मेरा नाम वहाँ जो है फॉरवर्ड किया। आई विल बी द ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर नॉर्थ कश्मीर। बाकी जगहों पर हमारा ये होगा, अगर हमें लगेगा कि हम जीतेंगे तो कैंडिडेट उठाएंगे, नहीं तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको हम जीतने नहीं देंगे वोट डिवीजन से। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अगली खबर जुड़ी हुई है उधमपुर के साथ। तो आपको बता दें कि उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में लगातार स्पोर्ट्स पर्सन जो थे वो परेशान हो चुके थे। उनका ये कहना था कि सुभाष स्टेडियम में काम जो है वो नहीं चल पा रहा है और लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल पा रहा था। पर वहीं पे अब काम जो है वो शुरू हो चुका है पवेलियन का, और जिसके चलते वार्ड नंबर 1 की पार्षद रही प्रीति खजूरिया ने भी आज सरकार का जो है शुक्रिया अदा किया है और साथ ही ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस काम को जो है वो पूरा किया जाए। क्या कुछ कहना था उनका, आइए दर्शाते हैं। सब थैंक यू जो हमारी बात आपके माध्यम से सरकार के तक पहुंची और उनकी आंखें और कान खुले। जबकि मैं बहुत बार फ़ोन करती थी पर फ़ोन का कभी कोई रिस्पांस नहीं आता था, और डिपार्टमेंट से भी बात होती थी तो डिपार्टमेंट का एक ही जवाब होता था, फ़ंड्स नहीं है। अगर लैक ऑफ फंड्स हैं
तो फिर आप काम लगाते क्यों हैं, लोगों के साथ धोखा क्यों करते हैं? और अगर आपके पास फंड्स हैं तो लोगों को बताइए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ फंड्स के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बताया जाए इतना फंड आया है, इसमें इतना काम होगा। पर सरकार की क्या मजबूरी है, डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी है, हमें समझ नहीं आती। हर बार ज़रूरी तो नहीं है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए और झूठा दिलासा दिया जाए, पर डेफिनेटली हमने 12 तारीख को प्रोटेस्ट किया था और इसीलिए किया था क्योंकि हमारे उधमपुर का बच्चा स्पोर्ट्समैन सफ़र कर रहा है। ये अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको देंगे तो वो कैसे खेलेगा? जब वो खेलेगा नहीं तो वो आगे कहाँ जाएगा? जब वो आगे नहीं जाएगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पीछे क्यों रहेगा? तो हम चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आगे रहे। अब देखिए, हम अगर ये 16 दिन के अंदर काम शुरू नहीं होता था, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होना था, क्योंकि यूथ जो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, हमारे देश की नींव है। अगर हम उन्हीं के युवाओं के साथ ही उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश के लिए हमें यूथ का बहुत बड़ा वो नींव है हमारे देश की। तो अब काम शुरू हो गया और हम बिल्कुल सरकार से या डिपार्टमेंट से ये उम्मीद करेंगे कि काम बेहतर होगा और अच्छा होगा, ताकि आने वाले जो कुछ दिनों में बच्चों को फिर वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ना अगर ये काम बेहतर नहीं होगा या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ये उठाते रहेंगे, क्योंकि ये शहर हमारा है, शहर की समस्याएं भी हमारी हैं, तो हमें उठाने का पूरा राइट है उसके लिए। और अगर सरकार नहीं सुनेगी, नहीं ध्यान देगी, तो फिर तरीके बहुत सारे हैं बोलने के। पर थैंक यू कि डिपार्टमेंट की ये बात उन्होंने की और अब काम शुरू हुआ है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि हमारा स्टेडियम भी जम्मू और कश्मीर की तरह आगे आए, आगे अच्छा बेहतर बने और हमारे बच्चे यहाँ से खेल के अच्छा निकले और हमारे इस शहर का नाम रोशन हो। मेरा नाम सक्षम सेठ है, मैं यहीं पे दुमेल का रहने वाला नागरिक हूँ। जैसे कि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, यहाँ पे मुझे आना है खेलने के लिए, बट यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी है, आधा अधूरा काम है। मतलब यहाँ पे हमें खेलने के लिए एक ग्राउंड तक नहीं है। मतलब इतनी बड़ी ग्राउंड है उधमपुर में और ये आधा अधूरा काम छोड़ के यहाँ पे यूथ कहाँ जाए? हम सिर्फ सरकार से यही मांग की थी कि भाई हमारे यहाँ पे पवेलियन काम स्टार्ट हुआ है तो इसे पूरा कंप्लीट कीजिए। तो अगर उन्होंने हमारी बात सुनी है और अब काम स्टार्ट हो गया, हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो और यहाँ पे उधमपुर को एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और यहाँ का यूथ और। तो अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो ये अपडेट जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ, और जिसमें ये वाकया सामने आया कि गुलमर्ग के एक होटल में आग लगी और जिसके दौरान मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। आग बुझाने का कार्य भी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से किया गया, पर सबसे एक अजीब बात देखने को मिली कि लोग आग बुझाते नजर आए, वो भी बर्फ के साथ। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको गुलमर्ग से।
अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो ये अपडेट जुड़ा हुआ है NH-44 के साथ और साथ ही वेदर के साथ। बिल्कुल लगातार आपने देखा कि बार बार एडवाइजरी जो है वो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से ये जुड़ी हुई एडवाइजरी और ट्रैफिक विभाग की ओर से बस एक ही कोशिश है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए। और हाल ही में हमने ये भी देखा कि CCTV कैमरास भी जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं रामबन से बनिहाल को लेकर, और जिसके बाद एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट भी देखने को मिल पा रही है। सर, आपका क्या मानना है, क्योंकि इस तरह का कदम उठाना और फिर एक चेंज भी देखने को मिल पा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, 2 दिन से जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी रिलीव्ड है और उन्होंने जो सर्वे किया है कैमरा लगाने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो स्ट्रीमलाइन हुआ है, स्मूथ हुआ है। क्योंकि हमने कल भी कहा था ये जो थर्ड आई है इसका डर ज़बरदस्त है जी। और हमने जम्मू में भी देखा जहाँ जहाँ पे भी कैमराज इंस्टॉल हुए हैं वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हुआ है, वायलेशंस वगैरह जो है वो बहुत कम होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स लोग कम जंप करते हैं। इसी तरह से इस बड़ी प्रॉब्लम को निपटने के लिए ये फैसला लिया गया था कि रामबन और बनिहाल के बीच में जो नेशनल हाईवे है उस पर कैमराज जो है वो लगाएंगे और ये फॉर्मूला जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। पिछले 2 दिन से जब से ये कैमरे लगे हैं तब से जो ट्रैफिक है वो बहुत सुचारू चल रहा है, स्ट्रीमलाइन चल रहा है। क्योंकि इस ही पोर्शन में ये जो बॉटलनेक है, इस पोर्शन में जब भी कोई रॉन्ग साइड से आता था या फिर अपनी लेन को जंप करता था तो उसके पीछे पूरा ट्रैफिक चलता था और ऐसे में ज़बरदस्त ट्रैफिक कंजेशन होता था, जैमिंग होती थी। लेकिन पिछले 2 दिन से अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिला। जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कैमरे का असर दिखा है, ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हुआ है। उसके अलावा राकेश ने भी आज उधमपुर से जखैनी चौक से जो हमें दिखाया कि ट्रैफिक जो था वो सुचारू चल रहा था। मौसम भी अभी आज अच्छा रहा, पिछले 3 दिन से खुशगवार है, लेकिन कल से प्रेडिक्शन है कि मौसम जो है वो ख़राब होगा। अब ये देखना होगा कि जब बारिश होती है तो नेशनल हाईवे जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, ये देखना होगा। तो इसी के साथ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं NH-44 से। हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जुड़ा हर अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। पहले ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस के तरफ से यहाँ पे ये उधमपुर के जखैनी चौक पे बैरिकेड जो हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी गाड़ी जो है कश्मीर घाटी की तरफ ना जाए। क्योंकि आज डॉन कानवाई है, कश्मीर घाटी से जम्मू की तरफ तमाम कानवाई को जाना है। अगर आपको डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जाना है तो आप आराम से आ जा सकते हैं, पैसेंजर गाड़ी अगर है वो जा सकती है, लेकिन तमाम गाड़ियाँ जो बाकी की गाड़ियाँ हैं जैसे लोड कैरियर है या फिर ट्रक है वो आज के दिन कश्मीर घाटी नहीं जाएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।